तो मेरा कहना यही है कि जिन महिलाओं जिन लड़कियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो वो चुप ना बैठे। चुप बैठने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और के साथ, वो ऐसे ही एक चैन बनती चली जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो दिखती है वो होती है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता है, चाहे वो फिल्म सिटी हो गई, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप जाइए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गई, जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता है। ओके, आज है हमारे साथ महक मैम, और चलिए बात करते हैं कि मुंबई में जो नए एक्टर्स आते हैं या फिर जो राइटर्स आते हैं वो कैसे अपनी स्ट्रगल लाइफ को आगे लेके जाके चीज़ें करते हैं। महक मैम कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताना पसंद नहीं है। आई थिंक जितने लोग जानते हैं वो सब पता ही होगा उनको। मैं भी फिर भी मेरा नाम महक चौधरी है और मैं मथुरा से हूँ और मुझे आई थिंक 7 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। एंड मेरी म्यूज़िक कंपनी है म्यूज़िक बॉक्स एंड आरआर फाउंडेशन। बस काम कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ लोगों की। ओके, आपका जो बचपन था मथुरा में गया है या फिर मुंबई में गया है? मथुरा में। तो आपका कुछ बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड है ना? मिडिल क्लास फैमिली, बैकग्राउंड इतना ख़ास नहीं है पर बहुत बड़ा परिवार है फादर का। एंड मैं बहुत ही इंस्पायर रही हूँ, अपनी फैमिली से बहुत इंस्पायर रही हूँ। जैसे कि मेरे फादर हैं एंड ही वाज़ वेरी स्ट्रगल मैन एक्चुअली। उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रगल करके हमें पढ़ाया एंड उस काबिल बनाया कि हम भी लाइफ में कुछ कर सकें। तो मैं अपने मदर और फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही हूँ। तो उनकी वजह से अगर आज मैं कहीं बैठी हूँ तो मेरे मदर फादर की वजह से। आप साथ में एनजीओ चलाते हैं, तो एनजीओ के पीछे की स्टोरी क्या थी? एनजीओ चलाती हूँ, 3 साल हो गए, आरआर फाउंडेशन। स्टोरी, एक दिन मेरे फादर पिताजी कुछ किसी गरीब को कुछ भेंट कर रहे थे, कुछ खाना पीना दे रहे थे एंड मैं बहुत छोटी थी। तो इनके पापा, ये क्यों कर रहे हो आप लोग, क्यों अपना खाना पीना इनको दे रहे हो? तो होता है ना, बच्चा एक होता है तो उसके दिमाग में जो ख्याल आता है पूछ लेता है। तो पापा ने बोला कि बेटा भगवान ने हमें उस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं ज़िंदगी में अगर कुछ करूँगी, कुछ पैसा कमाऊँगी या लाइफ में जो भी है, तो मैं डेफ़िनेटली ये काम करूँगी। अगर मैं 100 रुपये कमाऊँगी तो 2 रुपये मैं ज़रूर मदद करूँगी और 80 रुपये मैं अपने पास रखूँगी। तो वो चीज़ है एक इंस्पायर करने वाली, जो कि मुझे अपने फादर से मिली। ओके, मैम आपके फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। आरआर फाउंडेशन हम लोग मुंबई में काम कर रहे हैं और 3 साल हो गए। और आरआर फाउंडेशन जो कि काम कर रही है, मोस्टली हम 3 चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि बेरोज़गार महिलाएं होती हैं, उनको रोज़गार देना, उनको सक्षम बनाना। सक्षम इन द सेंस कि काबिल पैरों पे खड़े करना उनको, मतलब अगर वो किसी का मुंह ना देखें, मतलब उनको हस्बैंड का मुंह ना देखना पड़े। अगर जिनका हस्बैंड नहीं होता है या जो मतलब परिवार के साथ नहीं रह रही हैं, जो किसी भी रीज़न, बस बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ होती हैं ना। तो हम चाहते हैं कि वो महिला अपने पैरों पर खड़ी हों और उनको रोज़गार हम दें। आरआर फाउंडेशन ट्राइंग कि ऐसी बेरोज़गार महिलाओं को रोज़गार मिल पाए और वो सक्षम बन पाएँ। एंड दूसरा काम कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमारा स्लम एरिया है धारावी, जिसमें मैं 100 बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ। एक महिला है, मोमडन है। देखिए, मैं हिंदू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, डजंट मैटर। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। तो स्लम एरिया में एक मुस्लिम महिला हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो 500 बच्चों को रोज़ पालना, खाना पीना देना, उनको पढ़ाना, स्कूल लेके जाना, उनको ट्यूशन देना, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनका कोई भी रीज़न तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, आरआर फाउंडेशन से कांटेक्ट किया उन महिला ने। एंड उन्होंने बोला कि हमें अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए। तो वहाँ जाके मैंने विज़िट किया। विज़िट के बाद पता चला कि हकीकत में कोई इंसान इतना
इतना बड़ा दिल का कैसे हो सकता है, जो इंसान 10 साल से, शी इज़ डूइंग 10 साल से काम कर रही हैं। तो अब उनके साथ में हम भी जुड़ गए और उन बच्चों को एजुकेशन देने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम पूरा उनका स्कूल का खर्चा या नोटबुक या खाना पीना हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, और जितनी भी हो सकेगी कोशिश करते रहेंगे। ओके मैम, जब हमारी अभी कन्वर्सेशन हो रही थी, आपने कहा था कि आपका फाउंडेशन एक और काम करता है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो आप उसे गाइड करते हैं, आप आगे तक लेके जाते हो केस को, तो उसके जी। पीछे क्या था? आई थिंक मैं 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और एक मॉडल, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना It's okay, चाहूँगी क्योंकि हर इंसान की एक अपनी प्राइवेसी होती है। तो शी वाज़ सिटिंग वेरी सैड। सो आई वाज़ लाइक, मेरा एक कंसर्न होता है कि अगर कोई मुझे सैड इंसान दिखता है ना, कोई अजनबी क्यों ना हो, मैं पूछ लेती हूँ कि आप ठीक तो हो, आपके साथ में कुछ हुआ है क्या? मेरी ये नेचर है, मेरी आदत है, मैं पूछ लेती हूँ, किसी से भी पूछ लेती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तो मैं उसके कुछ नेल्स के निशान बने हुए थे यहाँ फेस पे, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि उसके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। वो ऑडिशन कुछ देने आई थी हमारे यहाँ। हम कुछ नेक्स्ट मूवी का प्लान कर रहे हैं, यूपी में शूट करेंगे एंड महिला के ही ऊपर स्टोरी है और बहुत जल्दी मार्केट में रिलीज़ करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं अभी। तो सी बस किसी के रेफरेंस से आई एंड मैंने पूछ लिया उससे कि आप ठीक हो? तो उसकी आँखों से आंसू आ गए ये पूछने के बाद। तो मैंने पूछा उसको कि हुआ क्या आपके साथ? तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मैम 3 दिन पहले मैं किसी ऑडिशन में गई थी एंड वन ऑफ डायरेक्टर हू ट्राई कि मेरे साथ में, मतलब समझ रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए एंड उसके फेस पे, मतलब उस डायरेक्टर के, मैं उसका भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, वो हमने पुलिस में कंप्लेंट की है और उस बंदे को वहाँ से पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, ये वर्सोवा पुलिस ने वो किया है, अरेस्ट किया है उस बंदे को। सो वी आर ट्राइंग कि जो लड़कियों के साथ, जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार से हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मैम, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना था। अगर किसी वुमेन के साथ, किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, तो बहुत सारे केसेस में वो चुप हो जाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि बेइज़्ज़ती सामने वाले की नहीं, उनकी ज़्यादा होगी। तो वो मेंटालिटी कैसी होती है कि उनको, वो ज़्यादातर 90% वो चुप हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? क्योंकि उनको लगता है कि सरकार हेल्प नहीं करेगी, ये सब हेल्प नहीं करेंगे। तो रियलिटी क्या है? नहीं, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। देखो, जिन लड़कियों के साथ में ये चीज़ें होती हैं गलत, चाहे वो कॉलेज में हो गया, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में होगा, किसी भी फ़ील्ड में, वो मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करने वाली लड़कियाँ होती हैं, बहुत पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली लड़कियाँ होती हैं। तो उन्हें अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है, उनके सपने होते हैं, सपने लेके घर से निकलती हैं और उनके साथ कुछ इस तरीके से गलत हो जाता है तो उनको और डर लगता है कि अगर ये बात हमने या तो अपने घर में बोली तो घर वाले शायद हो सकता है हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, या हमने ये बात पुलिस में बोली तो हमारी बदनामी होगी। तो ये डर कहीं ना कहीं हर उस औरत को खामोश कर देता है कि हमारी ही बदनामी होगी इस चीज़ में। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जब तक हम दबते रहेंगे, जब तक महिला के ऊपर उत्पीड़न होता रहेगा और वो दबती रहेगी इसी डर से कि समाज क्या सोचेगा हमारे बारे में, हमारी फैमिली क्या सोचेगी हमारे बारे में, तो ये चीज़ें होती रहेंगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने अपना मुँह चुप कर लिया तो होती रहेंगी ये चीज़ें। तो मेरा कहना यही है कि जिन लड़कियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो वो चुप ना बैठे, चुप बैठने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और के साथ, वो ऐसे ही एक चैन बनती चली जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि वो महिला, वो लड़की उस चीज़ पे कदम उठाए। अगर वो उसको लग रहा है कि मैं अकेली पड़ रही हूँ उस चीज़ में, तो वो मुझसे संपर्क करे, मैं हमेशा साथ रहूँगी, इंसाफ उनको मैं दिलाने की कोशिश करूँगी। हमारी सरकार है, सरकार से जाके गुहार कर सकते हैं। आजकल मुंबई पुलिस भी इतना एक्टिव हो गई है कि मुंबई पुलिस भी इन चीज़ों में एक्शन लेती है। मैंने देखा है, मैं वर्सोवा एसीपी हैं या फिर जो भी है,
तो जाके कंप्लेंट करें, शांत ना बैठें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाद ये काम सामने वाला दूसरी किसी लड़की के साथ ना करे, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी उसके लिए। तो उसके लिए हम जी, जी। डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे। आपने कभी फेस किया? फेस तो किया है, पर मेरे माँ-बापों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है बचपन से ही। आई थिंक मैं जब छोटी थी तो सुबह 5 बजे जगती थी एंड पापा जी रनिंग कराने लेके जाते थे। वो मूवी देखी है, कौन सी है? धाकड़, जी, सॉरी, जी। दंगल। दंगल। या सो बापू सेहत के लिए हानिकारक है। सो मेरे डैड तो बचपन में 5 बजे जगाते थे, वो खुद पीछे चलते थे और हमें आगे दौड़ाते थे। सो तो उन्होंने इतना मजबूत बना दिया है कि बेटा, अगर आपको 10 लोग भी ट्राई करें कुछ गलत करने की, कुछ छेड़ने की, तो आप उन 10 लोग से लड़ सको। तो यस, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसा कोशिश की काफ़ी लोगों ने, बट कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया एक्चुअली। आपको एक इंसिडेंट बता सकते हैं? क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आई थिंक मैं मुंबई में नई आई थी, तो मुंबई के तौर तरीके मुझे नहीं पता थे, मुंबई के लोग मुझे नहीं पता थे, यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ की मेंटलिटी क्या है। तो शायद मैं उस चीज़ के लिए नई थी। जैसे कि आजकल की लड़कियाँ आ रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो नई होती हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि 3 दिन पहले का मैंने इंसिडेंट बताया, तो वो भी एक नई लड़की थी, उसके साथ हुआ, उसको भी नहीं पता था। तो ऐसे ही कई डायरेक्टर होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। देखो, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड की बुराई मैं नहीं कर रही हूँ, पर हकीकत बोलने से मुझे मैम आप डर डार्क नहीं साइड लगता बता है। दें, डार्क साइड बता दें। हकीकत बोलने से मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि शायद अगर आप सही हो तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा इंसिडेंट हुए हैं 1-2 बार। कास्टिंग डायरेक्टर मतलब ट्राई नहीं किया है, बस बोल रहे हैं कि अगर आपको ये कैरेक्टर मिलेगा तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं तो बचपन से ही लड़ने वाली हूँ, मतलब कॉलेज में ही लोगों को मारना एंड ऑल दैट। अगर कोई गलत नज़र से भी देख रहा है, उसका वो फोड़ देना, मतलब कि उसने देखा कैसे आँख उठा के। तो फिर जिसने भी बोला, ये कास्टिंग डायरेक्टर ने, तो उसको तो फिर मम्मी याद दिला दी हमने। दैट्स इट। या और आई थिंक उसने कभी दूसरी लड़की के साथ में ऐसा नहीं बोला होगा। और जो भी है, अभी भी मैं जानती हूँ उसको, अभी जो काम कर रहा है। और उसने मुझे थैंक यू भी बोला, 1 साल बाद थैंक यू बोला कि अगर वो चांटा आपने मुझे नहीं मारा होता तो आज भी मैं वही काम कर रहा होता, और थैंक यू फॉर दैट कि आपने मुझे सुधारा, मेरे अंदर एक इंसानियत जगाई है, और मैं अब अच्छा काम कर रहा हूँ। और ऐसी कहीं भी चीज़ें दिखती हैं गलत होती, तो मैं वहाँ से लड़कियों को निकालता हूँ और उसमें हेल्प करता हूँ। सो दैट्स गुड थिंग। मैम आप कुछ बॉलीवुड के बारे में बोलना चाहते हैं कि बॉलीवुड जैसा दिखता है वैसा होता है, या फिर जैसे फिल्म सिटीज़ होती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो दिखती है वो होती है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता है, चाहे वो फिल्म सिटी हो गई, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप जाइए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गई, जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ का प्लस होता है, माइनस होता है, हर चीज़ का डार्क होता है, डार्कनेस होती है, हर फील्ड में होता है। आप सही हो, आप सही तरीके से कर रहे हो काम, अपनी ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता गलत तरीके से। अगर आपके मन में खोट है, आप जिस मंजिल को पाना चाहते हो, वो शॉर्टकट तरीके से जाना चाहते हो, तो आपको फिर वो गलत तरीक़ों से गुजरना ही पड़ेगा। बट वो शॉर्टकट वाला रास्ता ना बहुत ज़िंदगी भर साथ नहीं चलता है आपके। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप शॉर्टकट ना अपना कर जो लॉन्ग रास्ता है उस पर चलिए, चलते रहिए, और डेफ़िनेटली एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने होगी। मैम यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था जो हमने एक स्टूडेंट से लिया है। वो टॉपर थे अपने हमारे कॉलेज में, तो हाँ। उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया में जो वल्गैरिटी फैल रही है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? जो बहुत पेरेंट्स ज़्यादा। होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो जो 12-12 साल की लड़कियां हैं, उनको वो लोग अजीब सा कपड़ा पहनाकर वो नचाते हैं कि उन्हें लाइक्स चाहिए, फॉलो चाहिए। राइट। आई थिंक जब मैं फ्री टाइम होती हूँ ऑफिस से जाने के बाद, या एनजीओ का काम ख़त्म करने के बाद, या मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है उससे फ्री होने के बाद, जब भी मैं घर पे होती हूँ थोड़ी देर मैं मोबाइल उठाती हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम खुद हैंडल नहीं करती, टीम हैंडल करती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है इंस्टाग्राम जाने की। बट सम टाइम आपका होता है, एक मोबाइल पे बैठे हो तो क्लिक कर ही लेते हो कहीं ना कहीं, जी। तो जब देखते हैं लड़कियां छोटे कपड़े में, बिकनी में हैं, या बहुत और भी तरीके के फ़ोटोज़ होते हैं। देखो, करो, आज़ाद हो तुम, हर इंसान आज़ाद है उसके लिए।
लेकिन जिन माँ बापों ने आपको बड़ा किया है, जिन माँ बापों ने आपको पढ़ाया है, एक सभ्य संस्कार दिए हैं, उनकी इज्जत तो रख सकते हैं अपन। देखो, लड़की को खूबसूरत दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कपड़े उतारने पड़े, लड़की खूबसूरत कपड़े पहन के भी दिख सकती है। तो मैं उतना ही कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ अपना फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए या लाइक बढ़ाने के लिए छोटे कपड़े पहनती हैं या किसी भी अश्लील तरीके का काम करती हैं, तो उनसे मेरी विनती है कि वो अपने माँ बापों की तरफ देखें, उनकी इज्जत करें। उन्होंने जो संस्कार आपको दिए हैं आप उनको फॉलो करें। आपको खूबसूरत दिखना है, आप साड़ी पहनिए, साड़ी में लड़की कितना खूबसूरत दिखती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, हो सकता है आपको और लाइक और फॉलोवर्स मिले। जानना था कि आपकी स्ट्रगल लाइफ में जब आप मुंबई में आए थे, तो जब ये आपने फेस क्या क्या फेस किया था? आपने ये फेस किया था कि चीज़ें डायरेक्टर्स ऐसे ऐसे करते हैं, बट ऐसा है नहीं कि हर मुंबई में जो हर आदमी आता है उसके पास पैसा हो। देखिए, मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरे माँ बापों की बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं मुंबई आऊं। मैं मुंबई आई थी ट्रेन में बैठ के, वो भी 500 रुपये हाथ में थे और बगैर टिकट के आई थी मैं, क्योंकि मेरे माँ बापों की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं मुंबई आऊँ। क्योंकि मेरे पापा पढ़ाना चाहते थे, आईपीएस बनाना चाहते थे, वो मुझे दिल्ली भेजना चाहते थे, वो मुझे बहुत ही बड़े लेवल पर देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से मेरे अंदर एक लीडर देखा था। एक मतलब कि मेरी अगर बेटी, वो उन्होंने कभी मुझे बेटी समझा ही नहीं, बेटे की तरह उन्होंने मुझे बड़ा किया। अब बेटे की तरह उन्होंने मुझे पाला, बड़ा किया, मतलब। तो वो चाहते थे, जैसे आज मेरे छोटे वाले भाई हैं आईपीएस की पढ़ाई कर रहे हैं अभी दिल्ली में, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, तो उनकी बेटी भी कुछ ऐसा करे, आईएएस बने, आईपीएस बने। पावर ऑफ सोशल मीडिया। पावर ऑफ सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के 100% में से 100% फ़ायदे ही हैं और नुकसान भी बहुत हैं एक्चुअली। तो आजकल के बच्चे हैं, सबसे पहले मैं नुकसान बताना चाहूँगी, और होपफुली इस चीज़ को इंस्टाग्राम तक पहुँचाया जाए। जो भी इंस्टाग्राम का मालिक है, आई डोंट नो हिज़ नेम एक्चुअली, ये सरकार तक हमारी बात पहुँचे। जो मैं समटाइम जब इंस्टाग्राम पे होती हूँ तो मैं कुछ रील्स देखती हूँ, आजकल के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जैसे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, रील्स बना रहे हैं और स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। दे आर डूइंग गुड, अच्छी बात है, क्रिएटिव होना अच्छी बात है, लेकिन वो स्कूल जाना भूल गए। वो पढ़ाई, जो एजुकेशन, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, यू आर नॉट एजुकेटेड, तो आप दुनिया में किसी भी कोने पे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो सोशल मीडिया के नुकसान ये हैं कि आजकल के बच्चे माँ बापों के साथ टाइम बिताना या स्कूल जाना या पढ़ाई एजुकेशन पर ध्यान देना, वो सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम से यही हम्बल विनती रहेगी कि वो अगर अलाउड कर रहे हैं सबका पेज बनाने में इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया हो गया, मैं इंस्टाग्राम कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कोई भी है, तो आप उनको अलाउड कीजिए। आईडी लगाइए बच्चों की, जो भी इंस्टाग्राम पे पेज अपना ओपन कर रहा है उनका ऐसा कुछ स्टार्ट कीजिए कि आईडी की ज़रूरत पड़े, और आईडी में अगर कोई भी 18 वर्ष से नीचे है, उसकी आयु 18 से नीचे है, तो उसका इंस्टा पेज एक्सेप्ट ना किया जाए, ताकि ये काम चीज़ें रुक जाएं, बच्चे पढ़ें, बच्चे अपने माँ बापों के साथ में बैठें, संस्कार सीखें माँ बापों से। तो मेरी इतनी ही विनती है कि इंस्टाग्राम अगर पेज बनाता है तो 18 साल से नीचे के आयु के वर्ग के लोगों का इंस्टाग्राम पेज ना एक्सेप्ट करे, और जी जी। उससे जो भी आई मीन होपफुली ये बात बहुत दूर तक जाए। हमारा ना एक लास्ट फेज होता है जिसमें ना हम 3 वंडर वर्ड्स होते हैं। आपको वर्ड देंगे, आप उसके बारे में क्या सोचते हो आप बता सकते हैं। मुंबई, आप क्या सोचते हैं मुंबई के बारे में? जैसे कहते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, मैं सपनों की नगरी तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मुंबई मेरी जान है। या सेकेंड वर्ड, वल्गैरिटी, अभी चल रहा है सोशल मीडिया में, सब में चीज़ों में, ऑफ कोर्स बंद होनी चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को। तो मैं चाहूँगी ये बंद हो और लड़कियां संस्कार सीखें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
और अपने पहनावे में रहें, अपनी भाषा में रहें। हम भारत में हैं, हम भारतवासी हैं, तो जो भारत में जो हमारे संस्कार हैं उनको फॉलो करें। तो मैं चाहूँगी कि ऑफ कोर्स बंद किया जाए। करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए स्ट्रगल, बिकॉज़ स्ट्रगल फेस ही आपको मजबूत बनाता है और आपको गिरने से उठाता है। तो आई थिंक हर इंसान को स्ट्रगल करना मैम चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल फेस आ रहा है तो आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए? ओके, तो आपको आई थिंक स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो यू आर द लकी पर्सन, बिकॉज़ हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आई थिंक उस चीज़ से आपको सीख मिलेगी। या मैम ये मेरा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अपनी पूरी लाइफ में किसी एक पर्सन से बहुत कुछ सीखा है? नहीं, मेरी लाइफ में एक पर्सन तो नहीं है, काफ़ी लोग हैं। सबसे पहले तो मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं, एंड उनके बाद मेरे नाना जी हैं, और उसके बाद मेरे फादर हैं, एंड उसके बाद मेरे ब्रदर्स हैं, और उसके बाद मेरे काफ़ी क्लोज़ 2-3 फ्रेंड्स हैं, जो कि उनका मेरी लाइफ में काफ़ी अहम किरदार रहा है, सिखाने में और एक स्ट्रॉन्ग बनाने में डेफ़िनेटली। बट कोई ऐसा पर्सन तो होगा जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, जैसे आपके फादर हो गए या फिर कोई एक? डेफ़िनेटली फ़ादर से तो हर लड़की सीखती है, पर येस, वन ऑफ माय वेरी क्लोज़ फ्रेंड, एंड जो मुंबई में आने के बाद मैंने उनसे जो मुंबई को सीखा है, एंड ही इज़ फैमिली मेम्बर, बट या डेफ़िनेटली फ़ादर। आपने वही फादर से क्या सीखा है, आप कुछ बता सकते हैं कोई एक दो वर्ड्स में? आज अगर एनजीओ ओपन किया है तो वो फादर की वजह से किया है। उनसे सीखा कि बेटा अगर आपके पास कुछ है देने के लिए तो देना चाहिए, तो इस वजह से एनजीओ ओपन किया, वही वर्ड लेके। एंड फादर से सीखा है कि कभी भी आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा डाउन हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आप उस मोमेंट पे अपने आप को संभालिए, और डेफ़िनेटली अगर ये पल आपका सही नहीं है, ख़राब है, तो आने वाला, अगर आपने खुद को संभाल लिया उस मोमेंट में, तो आने वाला पल या आने वाला कल आपका बहुत अच्छा होगा। सो मैंने बहुत कुछ सीखा फादर से। सो मैम यही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल और प्रदीप और हाँ जी। ये पॉडकास्ट की टीम है, और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूल भी कॉलेज भी जाना, और हम जैसे लोगों का इंटरव्यू लेके लोगों को कुछ मैसेज देना। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, एंड आई एम विद यू गाइस, एंड डेफिनेटली भारत की जनता आपको प्यार देगी और आप बहुत आगे बढ़ोगे। सो मेरी गुड विशेस विद यू गाइस। बोलो हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मिलते हैं।